हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट डिफरेंट फैक्टर्स अफेक्टिंग डिविडेंड पॉलिसी। ओके, और मैं आप लोगों के साथ काफ़ी इजी लैंग्वेज में डिस्कस करने वाली हूँ। इससे पहले जो है हमारा डिविडेंड क्या होता है, टाइप्स ऑफ डिविडेंड क्या होते हैं, ठीक है, टाइप्स ऑफ डिविडेंड पॉलिसी क्या होता है, ये डिस्कस हो चुका है। आपको फाइनेंशियल मैनेजमेंट या फिर बिजनेस फाइनेंस के नाम से जो प्लेलिस्ट मिल जाएगी वहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, चेकआउट कर सकते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले आप लोगों को मीनिंग क्लियर होना चाहिए डिविडेंड पॉलिसी का, ठीक है। तो डिविडेंड पॉलिसी, दो वर्ड हैं इसमें, डिविडेंड एंड पॉलिसी। डिविडेंड क्या होता है, जो प्रॉफिट का हिस्सा शेयर होल्डर्स को दिया जाता है एज ए रिटर्न ऑन देयर इन्वेस्टमेंट, और पॉलिसी क्या होता है, गाइडलाइन होती है, ठीक है। तो डिविडेंड पॉलिसी क्या है, ए सेट ऑफ गाइडलाइंस और रूल्स दैट ए कंपनी फॉलोज व्हेन डिसाइडिंग हाउ मच ऑफ इट्स प्रॉफिट्स टू डिस्ट्रीब्यूट टू इट्स शेयर होल्डर्स एज डिविडेंड्स। देखो, अगर हम सिंपल लैंग्वेज में बात करें, जो डिविडेंड पॉलिसी है उसका मतलब ये होता है, जो आपका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बच जाता है उसमें कितना पोर्शन जो है एज अ डिविडेंड देना है और कितना पोर्शन रिटेन करके रखना है, बस यही होता है डिविडेंड पॉलिसी में डिसाइड, ठीक है। सो इट इन्वॉल्व डिसाइडिंग ऑन द डिविडेंड पे आउट रेशियो, जैसे कितना डिविडेंड पे आउट रेशियो हमें रखना है, 40%, 30%, 60% वो, एंड द फ्रिक्वेंसी, मतलब डिविडेंड्स कितनी बार देने हैं, ये सब चीज़ें। ओके, अब देखो जनरली इंडिया में क्या होता है, द डिविडेंड पॉलिसी इज डिटरमाइंड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी। हमारे इंडिया में जो डिविडेंड पॉलिसी डिसाइड की जाती है वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो होते हैं, जनरली वही एनुअल जनरल मीटिंग वगैरह में डिसाइड करते हैं। और वो क्या क्या फैक्टर्स ध्यान में रखते हैं, कंपनी की हमारी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस क्या है, फ्यूचर इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ क्या है, कितनी कैपिटल रिक्वायरमेंट्स हैं, एंड मैनी मोर फैक्टर्स, वो हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो डिविडेंड पॉलिसी को इफेक्ट करते हैं, ठीक है। तो ये इंट्रोडक्शन था, अब आपको क्लियर हो गया होगा कि डिविडेंड पॉलिसी का मतलब है सारी वो गाइडलाइन जो डिसाइड करती हैं डिविडेंड पे आउट रेशियो क्या होगा, फ्रीक्वेंसी ऑफ डिविडेंड क्या होगी। तो देखिए, अब हम लोग फैक्टर्स को डिस्कस करेंगे वन बाय वन। तो ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो डिविडेंड पॉलिसी को इफेक्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो फैक्टर है दैट इज फाइनेंशियल नीड्स ऑफ द फर्म। अब देखो, फाइनेंशियल नीड्स पहले मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में समझाती हूँ। देखो, एक बिजनेस को पैसे कब जरूरत होगी, जब उनके पास अच्छी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी होंगी, ठीक है। अब आप ये देखिए, अगर एक बिजनेस के पास उनको लग रहा है कि फ्यूचर में उनके पास प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ हैं, तो वो लोग यही चाहेंगे कि हम पैसे को रिटेन करके रखें, ठीक है, और हम क्या करें, डिविडेंड पे आउट रेशियो अपना लो रखें, यानी कि कम रखें। तो ये चीज़ ध्यान रखना। तो अब हम इसको पढ़ते हैं। देखिए, फाइनेंशियल नीड्स ऑफ अ फर्म आर डायरेक्टली रिलेटेड टू द इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल टू इट, ठीक है। इफ अ फर्म हैज़ abundant profitable investment opportunities, it will adopt a policy of distributing lower dividends। मैंने आप लोगों को बताया, अगर एक बिज़नेस के पास अबंडेंट प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ हैं, यानी कि उनके पास बहुत अच्छी अच्छी प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी हैं, तो ये लोग लोअर डिविडेंड देंगे, ठीक है। जबकि ऑन द अदर हैंड, इफ़ द फर्म हैज़ लिटल और नो इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी, इट शुड रिटेन ओनली अ स्मॉल पोर्शन ऑफ इट्स अर्निंग एंड शुड डिस्ट्रीब्यूट द रेस्ट एज डिविडेंड्स, यानी कि हायर पे आउट रेशियो होगा। अगर ऑब्वियस सी बात है, अगर आपके पास फ्यूचर में आपके पास बहुत कम इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है या ना के बराबर है, तो आपको पैसा रिटेन करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, आप अपना डिविडेंड पे आउट रेशियो हायर रखो, ठीक है। तो ये भी एक फैक्टर्स है। दूसरा जो फैक्टर है हम बात करेंगे, दैट इज स्टेबिलिटी ऑफ डिविडेंड, ठीक है। किसकी बात करेंगे हम लोग, स्टेबिलिटी ऑफ डिविडेंड्स की। स्टेबल कोई चीज़ कब होती है, जब वो जैसे पहले थी वैसे ही कॉन्सिस्टेंटली चलती आ रही है, ओके। तो अब आप ये देखिए कि हमेशा जो इन्वेस्टर्स हैं वो स्टेबल डिविडेंड पॉलिसी चाहते हैं, कि मतलब वो चाहते हैं कि हमें डिविडेंड मिलता ही रहे, ठीक है। वो लोग क्या चाहते हैं, डिविडेंड में कंसिस्टेंसी चाहते हैं। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है, इन्वेस्टर्स ऑलवेज प्रेफर अ स्टेबल डिविडेंड पॉलिसी
they expect that they should get a fixed amount as dividend which should increase gradually over the years. वो चाहते हैं कि उनको क्या मिले, कि मतलब एक फिक्स्ड अमाउंट मिले एज डिविडेंड जो कि बढ़ता रहे ग्रेजुअली ओवर द ईयर्स, ठीक है। हैंस वाइल डिटरमाइनिंग द डिविडेंड पॉलिसी, देखो जब भी डिटरमाइन करोगे आप डिविडेंड पॉलिसी तो आपको जो स्टेबिलिटी ऑफ डिविडेंड के फ़ायदे हैं, लाइक इन्वेस्टर्स करंट इनकम की डिज़ायर है उसकी, रेजोल्यूशन ऑफ इन्वेस्टर्स अनसर्टेनिटी, रिक्वायरमेंट ऑफ इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, बहुत सारी चीज़ें हैं तो उसको ध्यान देना चाहिए। नेक्स्ट जो है दैट इज़ लीगल। नेक्स्ट जो फैक्टर है जो कि अफेक्ट करता है एक बिजनेस की डिविडेंड पॉलिसी को, वो है लीगल रेस्ट्रिक्शंस। देखो अब आप ये देखिए, आपने सुना होगा कि डिविडेंड जो है हमेशा आउट ऑफ प्रॉफिट्स पे करना होता है। ऐसा नहीं है कि आप कैपिटल में से डिविडेंड दिए जा रहे हो, ये कुछ एक कॉमन सी चीज़ें हैं। तो जो हमारा कंपनीज एक्ट 2013 है उसमें जो रूल्स है उसको ध्यान में रखते हुए आप लोग डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ठीक है। सो द फर्म्स डिविडेंड पॉलिसी हैज़ टू बी फॉर्मुलेटेड विद इन द लीगल प्रोविजंस एंड रेस्ट्रिक्शंस, यानी कि जो आपकी लीगल रूल्स हैं, रेस्ट्रिक्शंस हैं, उनको ध्यान में रखते हुए फर्म की डिविडेंड पॉलिसी बननी चाहिए। फॉर एग्जांपल सेक्शन 123 है एक हमारा इंडियन कंपनीज एक्ट का, ध्यान रखने ये चीज़ें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सेक्शन 123 जो है इंडियन कंपनीज एक्ट का, वो ये बताता है दैट डिविडेंड शैल बी पेड ओनली आउट ऑफ द करंट प्रॉफिट्स और पास्ट प्रॉफिट्स आफ्टर प्रोवाइडिंग फॉर डेप्रिसिएशन, यानी कि आपके जो प्रॉफिट्स हैं पहले आप उसमें से डेप्रिसिएशन लेस करोगे, फिर उसके बाद ही आप डिविडेंड के लिए जो बचेगा फिर आप दे सकते हैं उसमें से, ठीक है। अगर ये भी हो सकता है कि आपके पास्ट एक्यूमुलेटेड लॉसेज हो सकता है ना कि पहले से जो लॉस है वो इकट्ठे होते जा रहे हैं, तो सबसे पहले आप करंट ईयर के प्रॉफिट में से उनको सेट ऑफ करोगे, फिर आप उसके बाद सोचोगे डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड, ठीक है। और अगर फर्म की जो लाइबिलिटीज़ हैं वो एसेट्स से ज़्यादा हैं तो भी एक फर्म जो है डिक्लेयर नहीं कर सकती डिविडेंड, क्योंकि उसकी लाइबिलिटीज़ ज़्यादा हैं और एसेट्स कम हैं। तो ये कुछ लीगल रेस्ट्रिक्शंस हैं जो ध्यान में रखनी होती हैं, ठीक है। ये चीज़ें आप लोगों ने ध्यान रखनी है। उसके बाद है रेस्ट्रिक्शंस इन लोन एग्रीमेंट्स, ठीक है, रेस्ट्रिक्शन इन लोन एग्रीमेंट्स। अब आप ये देखिए जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, अगर उससे जो है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ने लोन लिया है तो वो लोग भी रेस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं पेमेंट ऑफ डिविडेंड। किस लिए लगाएंगे? टू सेफगार्ड देयर इंटरेस्ट, ठीक है। वो लोग कैसे लगाएंगे देखिए हम पढ़ते हैं। देखो लैंडर्स में जनरली हम बात कर रहे हैं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की, ठीक है। पुट सर्टेन रेस्ट्रिक्शंस, वो लोग क्या करते हैं, कुछ रेस्ट्रिक्शंस डालते हैं ऑन द पेमेंट ऑफ डिविडेंड टू सेफगार्ड देयर इंटरेस्ट, यही बात आपको मैंने बताई। फॉर इंस्टांस अ लोन एग्रीमेंट में प्रोहिबिट द पेमेंट ऑफ एनी डिविडेंड एज लॉन्ग एज द फर्म्स करंट रेशियो इज लेस देन फॉर एग्जाम्पल 2:1 और डेट इक्विटी रेशियो इज मोर देन फॉर एग्जाम्पल 1:5 ये एग्जाम्पल लिया है, ठीक है, ध्यान रखना है जस्ट एग्जाम्पल है, ये एज इट इज़ की बात नहीं कर रही हूँ मैं आपको एग्जैक्टली की। अगर हम इसको सिंपल लैंग्वेज में समझें तो इसका मीनिंग ये होता है कि देखो अब मान लो जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है उसने फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन लिया हुआ है तो उन्होंने ये रेस्ट्रिक्शन डाल दी, जब तक अगर आपका करंट रेशो 2:1 से कम है, यानी कि करंट एसेट्स और डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटीज़, ये रेशियो अगर 2:1 से कम है तो आप डिविडेंड की पेमेंट नहीं करोगे, ठीक है। और अगर आपका डेट इक्विटी रेशियो 1.5:1 से ज़्यादा है, यानी कि आपका जो है सपोज डेट 1,50,000 के हैं और इक्विटी 1 लाख है, ये तो 1.5:1 हो गया, लेकिन इससे ज़्यादा आपका डेट हो जाता है तो उस केस में भी आप जो है क्या इशू नहीं करोगे, उस सिचुएशन में भी आप इशू नहीं करोगे डिविडेंड, आप डिक्लेयर नहीं करोगे डिविडेंड, ओके। ये चीज़ ध्यान रखनी है। ये एक टाइप की रेस्ट्रिक्शन लगा रहे हैं वो लोन एग्रीमेंट्स वाले, इसको हम कॉन्ट्रैक्चुअल रेस्ट्रिक्शंस भी बोल सकते हैं, ओके। They may allow the payment of dividend only when some minimum amount has been transferred to a sinking fund। देखो sinking fund होता है इसीलिए होता है कि जब जो पेमेंट उन्होंने दी है उसकी रीपेमेंट के लिए, जो आपको फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ने लोन दिया है उसकी रीपेमेंट की सेफ्टी के लिए सिंकिंग फंड बनाया जाता है।
तो वो आपको जो है लोन एग्रीमेंट में वो बोल सकते हैं कि पहले आप सिंकिंग फंड बनाओगे, उसके बाद ही आप डिविडेंड की पेमेंट कर सकते हो। सो व्हेन सच रिस्ट्रिक्शंस आर पुट, द कंपनी हैव टू कीप अ लो डिविडेंड पे आउट रेशियो। तो इन रेस्ट्रिक्शंस को ध्यान में रखते हुए कंपनी को जो है डिविडेंड पे आउट रेशियो वो लो रखना पड़ता है। ओके, नेक्स्ट जो फैक्टर है वो है हमारा लिक्विडिटी। ठीक है, अब आप लिक्विडिटी का मतलब होता है कि हमारे पास प्रॉपर वर्किंग कैपिटल हो, प्रॉपर कैश हो हमारे पास, यही होता है लिक्विडिटी का सिंपल मीनिंग। अब आप ये समझिए, द पेमेंट ऑफ डिविडेंड रिजल्ट्स इन आउटफ्लो ऑफ कैश। जब भी हम डिविडेंड की पेमेंट करते हैं, इससे क्या होता है, कैश का आउटफ्लो होता है। ठीक है, अब कैश का आउटफ्लो होता है तो इट इज़ पॉसिबल दैट द इनकम ऑफ द कंपनीज adequate but it does not has necessary cash to pay dividend। ये लाइन ध्यान से समझो कि कंपनी की इनकम तो अच्छी है, प्रॉफिट तो अच्छे हैं, बट कंपनी के पास कैश प्रॉपर नहीं है डिविडेंड को पे करने के लिए। तो जो लिक्विडिटी है या फिर जो कैश पोजीशन है कंपनी की, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो डिविडेंड पॉलिसी को इफेक्ट करता है। ठीक है, सो बेटर द कैश पोजीशन ऑफ द कंपनी, बेटर विल बी इट्स एबिलिटी टू पे डिविडेंड। देखो, कैश पोजीशन अच्छी होगी तो कंपनी कैश में डिविडेंड अच्छे से पे कर पाएगी। अगर हम बात करें मैच्योर्ड कंपनी की, देखो एक होती है ग्रोइंग कंपनी जो भी ग्रो कर रही है, जिसके पास है आगे इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़, और मैच्योर्ड का मतलब, मैच्योर्ड मतलब जो डेवलप हो चुकी है। तो मैच्योर्ड कंपनी के अगर हम कंपैरिजन करें तो जो ग्रोइंग फर्म है उसके पास जो है लिक्विडिटी पोजीशन जो है उसकी थोड़ी डिफ़िकल्ट होती है, तो इसके लिए उसको ज़्यादा फंड्स चाहिए हो सकते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि जो ग्रोइंग फर्म है उनको डिविडेंड पे आउट रेशियो लो रखना चाहिए, और जो आपकी मैच्योर फर्म है वो हाई रख सकती हैं डिपेंडिंग ऑन देयर लिक्विडिटी पोजीशन। नेक्स्ट जो है फैक्टर दैट इज एक्सेस टू कैपिटल मार्केट। अब आप ये देखिए, एक ऐसी कंपनी जो कि सफिशेंटली लिक्विड नहीं है वो फिर भी डिविडेंड पे कर सकती है अगर वो कैपिटल मार्केट में इजीली एक्सेसिबल है उसके लिए। कैपिटल मार्केट में इजी एक्सेसिबल ये है कि वो नए शेयर्स इशू करके पैसा रेज कर सकती है, यही मतलब हो गया ना। कैपिटल मार्केट का मीनिंग क्या होता है कि आप लोग नए शेयर्स वगैरह या फिर जो भी शेयर्स है वो इशू करके अपने आप फाइनेंसिंग वगैरह कर सकते हैं अपने बिजनेस के लिए। तो अगर एक कंपनी की लिक्विडिटी पोजीशन अच्छी नहीं है लेकिन उसके पास जो है वो अच्छी एक्सेस है कैपिटल मार्केट पर, तो वो जो है वो क्या कर सकती है, तो वो डिविडेंड पे कर सकती है। रीज़न क्या है, क्यों, क्योंकि उसको इजीली डेट या इक्विटी कैपिटल मार्केट में मिल जाएगा। ठीक है, तो देखिए, a company which is not sufficiently liquid can still pay dividends if it has easy accessibility to the capital market. In other words, if a company is able to raise debt or equity in the capital market, it will be able to pay dividends even if its liquid position is not good, चाहे उसकी लिक्विड पोजीशन अच्छी ना भी हो। ठीक है, तो अब आप ये देखिए, लेकिन जब आपकी हम एबिलिटी को इवैल्यूएट करेंगे कि आप फंड्स उठा सकते हैं या नहीं, तो आपको एक तो कॉस्ट ऑफ फंड्स को एंड द प्रॉम्प्टनेस विद विच फंड्स कैन बी रेज मस्ट बी कंसीडर्ड। सो यूजुअली जो मैच्योर फर्म्स है वो इजीली एक्सेस कर पाती हैं कैपिटल मार्केट को देन द न्यू फर्म्स। तो उसी के अकॉर्डिंग आप लोग अपना पे आउट रेशो, जैसे मैच्योर फर्म्स है वो थोड़ा हाई पे आउट रेशो रख सकती हैं, जो न्यू फर्म्स है वो लो पे आउट रेशो रख सकती हैं, इस टाइप से। ठीक है, नेक्स्ट है स्टेबिलिटी ऑफ अर्निंग। ध्यान रखना, जो पहले पॉइंट हमने डिस्कस किया था वो था आपका स्टेबिलिटी ऑफ डिविडेंड के बारे में, तो ये है स्टेबिलिटी ऑफ अर्निंग। अब जो स्टेबिलिटी ऑफ अर्निंग है कि आपकी अर्निंग कितना स्टेबल रहती है ईयर टू ईयर, उसका भी इफेक्ट पड़ता है हमारी फर्म की डिविडेंड पॉलिसी पे। अगर आप ये देखो, अगर आपको पता है कि हाँ अर्निंग होनी है, स्टेबल है हमारी अर्निंग तो होती है, ऐसे ज़्यादा फ्लक्चुएट नहीं होती, तो आप डिविडेंड पे आउट रेशो को ग्रेटर ज़्यादा रख सकते हो। क्यों, क्योंकि आपको फर्म्स आर मोर कॉन्फिडेंट ऑफ मेंटेनिंग द हायर डिविडेंड्स फ्रॉम ईयर टू ईयर, जबकि जिनकी फ्लक्चुएटिंग है वो लोग लो रखेंगे क्योंकि उनको क्या पता किस ईयर में कम हो जाए उनकी अर्निंग, तो इस टाइप से। नेक्स्ट देखिए, ऑब्जेक्टिव ऑफ मेंटेनिंग कंट्रोल। अब ये वाला फैक्टर कैसे इफेक्ट करता है, देखो समझो, जो शेयर होल्डर्स होते हैं, इक्विटी शेयर होल्डर्स ओनर्स माने जाते हैं, तो उनका एक कंट्रोल रहता है। ओके, अब आप ये देखो, जब नए शेयर्स इशू किए जाएंगे तो नए शेयर होल्डर्स आएंगे तो पहले वाले शेयर होल्डर्स का कंट्रोल डाइल्यूट होगा ना। तो इस पॉइंट को कैसे रिलेट करना है, देखिए, sometimes the present management employs dividend policy to retain control of the company in its own hands।
अब आप ये देखो, कई बार जो मैनेजमेंट है ना, वो इस टाइप से डिविडेंड पॉलिसी यूज़ करती है कि वो जो कंट्रोल है वो एग्जिस्टिंग लोगों के पास ही रहे, ठीक है। देखो, जब एक कंपनी लार्जर डिविडेंड पे करती है, इट्स लिक्विडिटी पोजीशन इज एडवर्सली अफेक्टेड। अब आप ये देखो, डिविडेंड ज़्यादा पे कर रहे हैं तो कैश जा रहा है, तो लिक्विडिटी पोजीशन हमारी इफेक्ट हो रही है। अब लिक्विडिटी पोजीशन अफेक्ट होगी तो अब पैसा कहाँ से लाएंगे, तो हमें नए शेयर्स इशू करने पड़ेंगे अपनी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ का फ़ायदा उठाने के लिए। तो जब हम नए शेयर्स इशू करेंगे तो नए नए शेयर होल्डर्स आएंगे, ठीक है। देखो, इफ़ द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स डू नॉट वांट और कैन नॉट परचेज द न्यू शेयर्स, अब जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं उन्होंने तो नए शेयर्स खरीदे नहीं, तो अब क्या है कि जो नए नए शेयर होल्डर्स आएंगे तो उनसे जो नया मतलब जो उनका कंट्रोल है एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स का, वो डाइल्यूट हो जाएगा। सो अंडर सच सर्कमस्टांसिस द मैनेजमेंट विल डिक्लेयर लोअर डिविडेंड्स एंड अर्निंग्स विल बी रिटेन टू फाइनेंस द इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़। तो इस सिचुएशन में जो कंट्रोल को मेंटेन रखने के लिए जो मैनेजमेंट है वो लोअर डिविडेंड रखती है ताकि लिक्विडिटी पोजीशन सही रहे और अर्निंग्स को रिटेन किया जाए इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ का फ़ायदा उठाने के लिए। नेक्स्ट जो है दैट इज़ फर्म्स एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न। एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न का मतलब कितना रेट ऑफ रिटर्न हम चाहते हैं, एक फर्म चाहती है अपनी इन्वेस्टमेंट पे, ठीक है। इफ़ द फर्म्स एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न वुड बी लेस देन द रेट विच कुड बी अर्न बाय द शेयर होल्डर्स themselves फ्रॉम एक्सटर्नल इन्वेस्टमेंट ऑफ देयर फंड्स, then the firm should retain smaller part of its earning and should opt for a higher dividend payout ratio। इसका मतलब यहाँ पे ये है कि देखो, शेयर होल्डर्स ने आप लोगों की फर्म में मतलब क्या किया हुआ है, इन्वेस्ट किया हुआ है, तो जो आप लोग रेट ऑफ रिटर्न दे रहे हो उनकी इन्वेस्टमेंट पे वो कम है। अगर वो बाहर से लेते, वो बाहर कहीं इन्वेस्ट करते तो वो लोग ज़्यादा उनको प्रॉफिटेबल होता वहाँ चीज़। तो इस सिचुएशन में जो फर्म है अपने उसको क्या करना चाहिए, हायर डिविडेंड पे आउट रेशो देना चाहिए, ये चीज़ ध्यान रखनी है। उसके बाद है इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन का मतलब महंगाई। अब इन्फ्लेशन भी इफ़ेक्ट करती है हमारी डिविडेंड पॉलिसी को। देखो, जब आप इंक्रीज़ हो जाता है प्राइस लेवल तो जो आपका डेप्रिसिएशन रिजर्व है कंपनी का जो बनाया हुआ है वो इनसफिशिएंट हो जाता है कंपनी की एसेट को रिप्लेस करने के लिए। क्यों? क्योंकि जो डेप्रिसिएशन चार्ज किया था आपने वो हिस्टोरिकल कॉस्ट पे करते आ रहे हो। सपोज एक एसेट आपने 5 लाख की खरीदी थी पहले, तो आप उसी के अकॉर्डिंग डेप्रिसिएशन चार्ज करते जा रहे हो हिस्टोरिकल कॉस्ट पे। तो जो डेप्रिसिएशन रिजर्व है वो कम कम का बन रहा है, जबकि अब इन्फ्लेशन आ गया है तो वो आप उस एसेट को रिप्लेस नहीं कर पाओगे उतने फंड से। सो कंपनी विल हैव टू रिटेन मोर profits to replace the assets and dividend is to be paid at lower rate to the shareholders। तो ऐसे सिचुएशन में जो डिविडेंड है वो लोअर रखा जाएगा। ओके, नेक्स्ट जो फैक्टर है दैट इज़ जनरल स्टेट ऑफ इकोनॉमी। अब जनरल स्टेट ऑफ इकोनॉमी की अगर हम बात करें तो इसका मतलब ये है, अब आप ये देखिए जो हमारे देश की जनरल इकोनॉमिक कंडीशंस है उस पे उसका जो इफ़ेक्ट है हमारी अर्निंग्स पे पड़ता है। जो हमारे देश की जनरल इकोनॉमिक कंडीशंस हैं वो एक कंपनी की जो है अर्निंग्स पे इफ़ेक्ट डालती है। अगर हमें पता है कि जो फ्यूचर इकोनॉमिक कंडीशंस हमें अनसर्टेन है, हमें पता नहीं है इसके बारे में, तो इससे जो है हम अनसर्टेन है तो हम सोचेंगे कि हम जो है रिटेन करके रखें प्रॉफिट को और डिविडेंड लोअर दे ताकि फ्यूचर में कुछ भी हो सकता है। सो इट मे लीड फॉर रिटेंशन ऑफ लार्ज पार्ट ऑफ द अर्निंग्स ऑफ अ फर्म टू एब्जॉर्व एनी इवेंचुअलिटी। हो सकता है फ्यूचर में कोई अच्छी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी आ जाए तो हमें रिटेन करके रखना चाहिए, ठीक है। लेकिन जब इन द इवेंट ऑफ डिप्रेशन व्हेन द लेवल ऑफ बिजनेस एक्टिविटी इज़ वेरी लो, जब आपको पता है दैट मैनेजमेंट विल रिड्यूस द डिविडेंड पे आउट रेशियो टू प्रिजर्व इट्स लिक्विडिटी पोजीशन। ये चीज़ ध्यान रखनी है, जब पता है डिप्रेशन चल रहा है, मंदा चल रहा है, तो वो अपने पास रख सकती है पैसा। क्यों रख सकती है? रिटेन करके, क्योंकि देखो अब पता है काम तो है नहीं, मतलब मंदा चल रहा है तो सिचुएशन में पैसे तो होने चाहिए ना, फंड्स होने चाहिए, तो वो रिटेन करेगी, ठीक है। नेक्स्ट जो फैक्टर है दैट इज इफेक्ट्स ऑन अर्निंग पर शेयर। अब इफेक्ट्स ऑन अर्निंग पर शेयर का ईपीएस यहाँ पे बात हो रही है। अर्निंग पर शेयर का मतलब होता क्या है, जो अर्निंग अवेलेबल है शेयर होल्डर्स को उसको डिवाइड कर देते हैं नंबर ऑफ शेयर से, ठीक है। अब आप ये देखिए, इफ़ ए कंपनी डज नॉट रिटेन ए मेजर पार्ट ऑफ इट्स इनकम इट मे हैव टू इशू मोर शेयर्स टू मीट इट्स फाइनेंशियल नीड्स इन फ्यूचर। अब आप ये देखिए, कंपनी जो है क्या करती है, रिटेन करके नहीं रखती है, डिविडेंड की फॉर्म में दे देती है,
तो उसको नए नए शेयर्स इशू करने पड़ेंगे। इससे आप नए शेयर्स इशू करेंगे तो टोटल नंबर ऑफ शेयर्स इशूड जो है इंक्रीज हो जाएंगे। मैंने आपको बताया ना ईपीएस निकालने के लिए हमें डिवाइड करना पड़ता है नंबर ऑफ शेयर्स से, तो नंबर ऑफ शेयर्स इंक्रीज हो जाएंगे तो जो अर्निंग पर शेयर है वो डिक्रीज हो जाएगी। लेकिन अगर हम क्या करेंगे, प्रॉफिट को रिटेन करके रखते हैं तो हमें क्या होगा, प्रॉफिट को आपने रिटेन किया तो आपको नए शेयर्स इशू करने की ज़रूरत नहीं है, तो अब आपका क्या होगा, अर्निंग पर शेयर इंक्रीज होगा। ये चीज़ भी ध्यान रखनी है। तो ये कुछ फैक्टर्स थे जिसमें हमने ये डिस्कस किया है कि कब कब हमें लोअर डिविडेंड पे आउट रेशो रखना चाहिए, कब कब हमें कितना रिटेन, मतलब रिटेन कम करना चाहिए, ज़्यादा करना चाहिए। देखो अगर डिविडेंड कम करेंगे हम पे आउट रेशो तो रिटेन ज़्यादा होगा, रिटेन कम करेंगे तो डिविडेंड ज़्यादा होगा। तो ये एक दूसरे के इनवर्स रिलेशनशिप में रहते हैं, ठीक है। तो ये जो फैक्टर्स थे मैंने आपके साथ डिस्कस किए। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप लोग पूछ सकते हैं, ठीक है। थैंक यू, कीप लर्निंग एंड कीप शेयरिंग, हैव अ नाइस डे।